कार्बन की डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था कि अक्रेंस, कार्बन की अक्रेंस कहां कहां होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन जो है वो किस तरीके से कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट करता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आते हैं जो आपके यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं सारे, है ना। चलो अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो बच्चा कार्बन ना दो टाइप से एनवायरनमेंट में अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है। या तो कार्बन होगा फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म का मतलब है बच्चा मुक्त अवस्था में मिलेगा, आपको मुक्त फ्री मिलेगा। और कार्बन की जो फ्री फॉर्म होती है उसे नाम दिया जाता है एलोट्रॉप्स। कहने का मतलब कार्बन की जो फ्री फॉर्म है उसे एलोट्रॉप्स या अपर रूप कहा जाता है। और यह कार्बन मिलेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़कर वो कंपाउंड बनाता हुआ मिलेगा। या कार्बन क्या बनाता हुआ मिलेगा आपको, कंपाउंड्स बनाता हुआ मिलेगा, यौगिक बनाता हुआ मिलेगा। यौगिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कार्बन को जोड़ दिया हाइड्रोजन के साथ तो मीथेन बन गया, एसिटिलीन बन गया, ये देखो C2H4 बन गया, C2H6 बन गया, C4H6 बन गया, ऐसे मतलब बहुत सारे कंपाउंड बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कार्बन को या तो आप फ्री फॉर्म में ले लो या कार्बन किस फॉर्म में मिल जाएगा आपको, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको कमेंट नहीं करो, सबका गुड इवनिंग हो गया है। अब क्लास में लेट आओगे तो मैं गुड इवनिंग का जवाब थोड़ी दूंगी, है ना। मैम क्लास नेम हाईलाइट कर दो, कौन सा क्लास नेम हाईलाइट कर दो, समझ नहीं पा रही हूं। ओके मेहरा जी गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। चलिए आइए आप जल्दी से, है ना। सबका गुड इवनिंग ले लिया है, आप लोग लेट हो चुके हो, कितने मिनट, 6 मिनट। अब पढ़ाने दो मुझे, ठीक है। तो कार्बन जो फ्री फॉर्म में होता है उसे एलोट्रोप कहा जाता है। व्हाट इज एलोट्रोप, मैंने आपको आइसोटोप पढ़ाया, मैंने आपको आइसोबार पढ़ाया, है ना, समस्थानिक संभार पढ़ाया। अब बात करते हैं कि एलोट्रोप क्या होते हैं। एक ही कंपाउंड के अलग अलग रूप, देखो अपर रूप बहुत सारे रूप, जैसे मेरे 2-3 रूप है, आपके सामने अलग है, घर में अलग है ना, दोस्तों के सामने अलग है, ऐसा होता है क्या, है ना, ऐसा होता नहीं है, मानते हैं, ठीक है। सुनिए, तो ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भौतिक गुण, मतलब उसका जो बाहर से दिखने में अलग हो सकता है, उसका कलर अलग हो सकता है, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जिसकी डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग हो, लेकिन जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, जब आप उनके रासायनिक गुण पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सेम होंगे, लगभग सेम होंगे, कंप्लीट सेम नहीं होंगे। तो ऐसा कोई यौगिक जिनके भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण ऑलमोस्ट सेम हो, ऑलमोस्ट सेम का मतलब है लगभग एक जैसे हो, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एलोट्रोप, उन्हें अपर रूप कहा जाता है। दिखने में बाहर से अलग होगा, अलग कलर का होगा, अलग उसका शेप होगा, अलग उसका साइज होगा, दिखने में लगेगा ही नहीं कि भैया ये इसी के जैसा दूसरे वाला भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, डायमंड देखा है मैंने, तो नहीं देखा भैया, आपने देखा होगा, है ना। हालांकि हमारे पास छोटी सी अंगूठी है, बिल्कुल छोटे से डायमंड लगे हुए हैं, बहुत ही छोटी सी है ये वाला डायमंड, है ना। तो डायमंड अलग होता है। और ग्रेफाइट पेंसिल होती है ना, पेंसिल, ये पेंसिल की जो नोब है ये बनी हुई है, ये भी कार्बन है, ये डायमंड भी कार्बन का है, लेकिन देखो दिखने में एक जैसे लग रहा है कहीं से, इतना महंगा और 1 रुपए की आ जाती है। लेकिन ये देखो कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट दिख रही है ना, साइज अलग, शेप अलग, कलर अलग हो सकता है, लेकिन जब आप इसकी और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो कुछ कुछ सेम है, या मैं बोलूं ऑलमोस्ट सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, डायमंड और ये ग्रेफाइट, ये कहलाते हैं एलोट्रोप। तो एलोट्रोप क्या होता है समझ जाइए। एलोट्रोप का मतलब होता है एक ही कंपाउंड के अलग अलग रूप, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, उसे एलोट्रोप, उसे अपर रूप कहा जाता है ना। और जब अपर रूप की बात करते हैं, कंपाउंड्स बाद में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स आज की क्लास में आएगा नहीं, कंपाउंड कल स्टार्ट होगा, ठीक है। जब अपर रूप की बात करते हैं तो आपके जो कार्बन है उस कार्बन के 3 एलोट्रोप बड़े फेमस हैं। कौन कौन से, तो कार्बन के पहले तो तीनों एलोट्रोप के नाम लिखो। कार्बन के 3 एलोट्रोप फेमस हैं, कौन कौन सा बच्चा, एक नंबर पे लिख दीजिए डायमंड। डायमंड जिसे हीरा कहा जाता है। अब हीरा ठाकुर नहीं है ये, सोचो कि हीरा ठाकुर, हीरा जेवरात वाला जो ज्वेलरी में काम आता है ना, वो हीरा। और जब बात करते हैं दूसरा कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट, दूसरा अपर रूप है कार्बन का ग्रेफाइट। और तीसरा होता है फुलरीन, उसे बाद में अलग से पढ़ लेंगे, तीसरा लिख दो अभी। तीसरा होता है फुलरीन या बकमिनिस्टर फुलरीन, ये बाद में पढ़ाऊंगी, पहले इन दोनों में हम डिफरेंस नोट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, मैं एक बात आपको इतनी सी बताना चाह रही हूं कि जो कार्बन है उसके अलग अलग रूप है, उनको हम अपर रूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, फॉर एग्जांपल फुलरीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में। डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में क्या क्या पॉइंट नोट करेंगे वो सुन लीजिए। डायमंड और ग्रेफाइट किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। हाँ जी भैया कार्बन के बने हुए हैं, ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है। और जब डायमंड की बात करते हैं बच्चा, तो डायमंड कहां से मिलता है, कोयले की खान से डायमंड मिलता है। कोयले की खान जो होती है हजारों लाखों साल पहले डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स धरती के नीचे दब गए थे, और बच्चा वो धरती के नीचे दबने के बाद उनके ऊपर मिट्टी इतनी सारी मिट्टी की लेयर पड़ गई, इतना फिर धीरे धीरे वही जीवाश्म कोयले में बदलने लग गए, और उसी कोयले की खान से ही डायमंड मिलता है। सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, कोयला काला होता है और डायमंड की तो चमक अलग ही है, निराली है ना। तो याद रखिएगा बच्चा कि कोयले की खान से ही डायमंड निकलता है। लेकिन क्यों डायमंड इतना ज्यादा महंगा होता है, क्यों डायमंड इतना चमकता है, क्योंकि जो डायमंड है जब वो बनता है तो कोयले के ऊपर इतना बाहर से टेंपरेचर और प्रेशर पड़ जाता है, कोयले के ऊपर इतना ज्यादा एक्सटर्नल टेंपरेचर और एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दबाव, बाहरी तापमान इतना पड़ता है कि ये कोयला जब निकलता है तो क्या बनके निकलता है, हीरा बनके निकलता है, डायमंड बनके निकलता है। आप अपनी बात ले लो, आपके ऊपर अगर समाज का दबाव पड़ेगा, रोज पूछेंगे तुम्हारी नौकरी लगी, तुम्हारी नौकरी लगी, यार कितना पढ़ते हो, क्या करते हो, तुम कितना पढ़ते हो, तुमने कौन से मौके लगा लिए, तो तुम्हारे ऊपर भी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लग रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी तो बाहर का तापमान और दाब लग रहा है। दबाव है कि नहीं, रिश्तेदारों का दबाव है, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, मम्मी का, पापा का, भाई बहन, सबका दबाव है कि नौकरी लेना इस साल, तो आप भी एक दिन हीरे की तरह निकलोगे चमक के। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि बच्चा डायमंड कोयले की खान से ही निकलता है, अलग से नहीं निकलता है। और जब डायमंड की बात करते हैं तो बच्चा डायमंड इज द हार्डेस्ट, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, लिखो डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो नेचुरल है, नेचर में मिलता है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या, अगर पूछे तो डायमंड। प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, डायमंड होता है बच्चा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, डायमंड होता है। अब जब डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है ट्राइपोड जैसी। ट्राइपोड देखा कभी, जो कैमरे के नीचे वाला स्टैंड होता है। डायमंड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन से 4 कार्बन लगे हुए होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डायमंड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन C1 + C4, ध्यान से सुनना, डायमंड किसका बना हुआ है, कार्बन का। और कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बार बार नहीं बताऊंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने हैं, 4। तो भैया डायमंड में भी कितने होंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे। तो डायमंड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और यहां से जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो टेट्राहाइड्रल बनती है। टेट्राहाइड्रल लिखो या टेट्रावैलेंट लिखो, चतुष्फलकीय बनती है। डायमंड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन से लगा हुआ होता है, ऊपर से कार्बन और ऐसे 3 कार्बन नीचे रहता है, तो उसे ट्राइपोड जैसी स्ट्रक्चर बनता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ ले तो टेट्राहाइड्रल, या आप कह सकते हो बच्चा इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है, और इसकी स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन से लगा हुआ होता है। जबकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में बात करते हो तो ये भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन इसमें
एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से लगा हुआ होता है ऐसे। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 कार्बन से, C1 C3 मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि डायमंड की स्ट्रक्चर में क्या होता है तो आप क्या बताओगे, इसमें तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े हैं, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हैं। अब अच्छा ध्यान से सुनना, आप जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक क्या होता है ना। देखो, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाओ जो वो विद्युत का सुचालक होता है, और जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करवा पाओ उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो, डायमंड में 4 थे, चारों के चारों बॉन्ड बना लिए, तो क्या इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। डायमंड की स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड विद्युत का कुचालक होता है, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है बैड कंडक्टर? क्योंकि भैया इतनी फिजिक्स तो पढ़ी होगी आपने कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और डायमंड की स्ट्रक्चर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बच्चा इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? डायमंड। आओ ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन से। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। बॉन्ड कितनों ने बनाया? 3। तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है या नहीं? तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होगा? ये सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस? एक कार्बन 4 कार्बन से, एक कार्बन 3 कार्बन से। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का सुचालक। इसमें भी कोयला है, सॉरी इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। बस इस कार्बन के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, इतना ताप पड़ा कि कोयले की खान में इतना ज्यादा टेंपरेचर, इतना ज्यादा दबाव पड़ता है बाहरी कि उससे क्या निकल के आ जाता है? तो आप क्या बताएंगे? उससे निकल के आ जाता है, उससे क्या निकल के आ जाता है? आपका आ जाता है, आप बताओगे बच्चा, डायमंड निकल के आ जाता है। अगली बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का नेक्स्ट पॉइंट। बच्चा जो डायमंड है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो डायमंड को नेचुरल हार्ड डिस्क तो मानते हैं, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और डायमंड को ना प्योर फॉर्म माना जाता है कार्बन की, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं होती किसी भी तरीके की। तो अगर आपसे पूछे ना कभी प्योर फॉर्म वाला, तब भी आप बता देना क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डायमंड इतना हार्ड क्यों है? डायमंड इतना हार्ड होता है, इतना कठोर होता है, आपको पता है कि डायमंड से आप क्या क्या काट सकते हो? बहुत हार्ड पेपर, डायमंड पेपर कटिंग में काम आता है, ग्लास कटिंग में, कांच को काटने में, और बहुत हार्ड जो पेपर होता है, ये पेज कॉपी वाला पेपर नहीं है ना, और इसके साथ साथ रॉक्स कटिंग में, चट्टानों को काटने में भी काम आता है। डायमंड से स्पेशली जो ब्लैक डायमंड होता है ना, काला डायमंड होता है ना, काला डायमंड कभी देखा? मैंने तो नहीं देखा। जो पेपर को, एक कठोर पेपर को कांच को काटने में और चट्टानों को काटने में काम में लिया जाता है। इतना हार्ड क्यों होता है डायमंड? कभी सोचा है कि इतना हार्ड डायमंड क्यों होता है? उसके रीजन है बच्चा डायमंड को हार्ड बनाने के। सुनिए क्या, ये जो डायमंड की स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डायमंड की स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड, ये सॉरी एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाने वाला एंगल होता है। और दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एंगल कितने डिग्री कितने मिनट पे बनता है? कभी पढ़ा है आपने? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है ये। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, इसलिए ये डायमंड को हार्ड बनाता है, इसलिए ये डायमंड को हार्ड बनाता है। क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट एग्जाम में कि भैया कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जो इतना हार्ड होता है, और कौन सा एलोट्रोप है जो इतना लीनियर फॉर्म वाला होता है? बता देंगे दोनों पॉइंट में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल वाला। अगला आता है बच्चा मेल्टिंग पॉइंट का। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु वो हाईएस्ट पॉइंट जिसके बाद कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। जो पिघलना शुरू कर देता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो बच्चा 4000 से ऊपर होता है। जानते हैं आप डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्स, देखो कुछ कुछ बुक्स वाले ना 4500 से लेकर 4700 डिग्री लिख देते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 4726 डिग्री सेल्सियस ये होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और ये 3550 के लमसम रहता है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट है एमपी है, वो 3524 डिग्री सेल्सियस के लमसम, या 3500 लिख लो मोटा मोटा, ठीक है। तो ये 4500 से 4700 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये इसका ये। तो ये दो रीजन है जो डायमंड को हार्ड बनाते हैं। कौन कौन सा रीजन हुआ? हाँ, 3524 या 3527 कुछ ऐसा ही है। 24 और 27 लिखा हुआ ना, तो आप जो भी ऑप्शन है वो आप सही कर देना, ठीक है बच्चा। ये जो है ना, तो भी ऑप्शन सही कर देना। सेम ही है, अगर परफेक्ट आंसर देखोगे तो 27 होगा, ठीक है, 27 होगा। अब सुनो बच्चा, डायमंड का एक तो ये एंगल इस विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल, सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल है, जिसकी वजह से डायमंड क्या हो गया? हार्ड हो गया। दूसरा, आप जानते हैं डायमंड इतने दिन तक कोयले की खान में रहता है, इतना ज्यादा ताप दाब बेचारा सह चुका होता है कि वो जब बाहर निकलता है तो इतना हार्ड बन के निकल जाता है ना। और नेक्स्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और एंगल, इन दो रीजन की वजह से डायमंड इतना हार्ड है कि वो पेपर को काट सकता है, कांच को काट सकता है। साथ में ही आप बताएंगे बच्चा, ये चट्टान रॉक्स वगैरह की कटिंग में भी काम में लिया जाता है। डायमंड अलग अलग कलर का आता है, ब्लू डायमंड होता है, ट्रांसपेरेंट डायमंड होता है, व्हाइट प्योर व्हाइट डायमंड होता है, ब्लैक डायमंड होता है ना, ठीक है। और जबकि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। देखो डायमंड के तो यूज आपको मालूम चल गए हैं कि डायमंड कहां काम आएगा? आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, और साथ में पेपर वगैरह कटिंग में लिख दोगे। जबकि हम बात करते हैं किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कहां काम आता है? ये सुनो ध्यान से। ग्रेफाइट एक तो पेंसिल की जो नोब होती है, जो पेंसिल, कच्ची पेंसिल इसको बोलते हैं, ये वाला जो नोब है, ये किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का बना हुआ है। दूसरा, जो लिक्विड ग्रेफाइट होता है उसे बड़ी बड़ी मशीन्स में लुब्रिकेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। लुब्रिकेंट होता है स्नेहक, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ग्रीस लगाते हैं ना, नट वगैरह को ढीला करने के लिए हम ग्रीस लगाते हैं। तो ग्रीस क्या होता है ना, ग्रीस बोले ना, आपके हमारे तो ग्रीस बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, आंतरिक कोण। अच्छा, लोकेश सनी ने पूरा बता दिया, संरचना चतुष्फलकीय की होती है, कांतिक कोण बता दिया है, और क्या बता दिया? लंबाई बता दी है, अपवर्तनांक बता दिया। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि डायमंड में चमक क्यों होती है, वो सब आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ग्रीस क्या होता है? आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनके स्क्रू वगैरह ढीले करने के लिए हम ग्रीस लगाते हैं, लेकिन उससे भी हैवी मशीनरीज होती हैं जहां पर लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट को काम में ले लिया जाता है। तो इसे स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है, किसको? ग्रेफाइट को, ठीक है। और बाकी पेंसिल की नोब में। और कोई बता सकता है ग्रेफाइट को कहां काम में लेते हैं? इसके अलावा कोई बता सकता है मुझे ग्रेफाइट को कहां काम में लेते हैं? कोई बता सकता है ये बात? जी
लुब्रिकेंट हो गया स्नेहक के रूप में। चलो अब चलते हैं अगली बात करते हैं। अच्छा नेक्स्ट, पेपर कटिंग में कौन सा, मैंने बता दिया बच्चा, पेपर कटिंग में ब्लैक डायमंड, जिसे कार्बोनाडो भी कहते हैं, ब्लैक डायमंड को ही पेपर कटिंग में मेनली यूज में लेते हैं। जो काला हीरा होता है ना, ब्लैक डायमंड होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसे कार्बोनाडो कहा जाता है, कार्बोनाडो कहा जाता है, ठीक है। इसे पेपर कटिंग में सबसे हार्ड माना जाता है, काम में लिया जाता है ना। चलो हाँ अब बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमक होती है। फिजिक्स में पढ़ा ना ये चीज। चलो आप सुनो नेक्स्ट पॉइंट, जब ग्रेफाइट की बात करते हैं, देखो बच्चा आप लोग ना लैब में ग्रेफाइट बना सकते हो, आप ना लैब में प्रयोगशाला में ग्रेफाइट बना सकते हो, लेकिन वो ग्रेफाइट 100% नेचुरल जैसी प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, है ना। मतलब ग्रेफाइट वाली प्रॉपर्टी आ जाएंगी लेकिन प्रॉपर ग्रेफाइट नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया कभी कि आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कैसे बना सकते हो, कृत्रिम तरीके से आप ग्रेफाइट कैसे बना सकते हो, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम ग्रेफाइट, तो लैब में इसको बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या दो चीजें होनी चाहिए? एक तो होना चाहिए बच्चा कोक। अब कोक का मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत सोच लेना। कोक का मतलब है बुझा हुआ कोयला, कोयला जला हुआ कोयला या बुझा हुआ कोयला, हिंदी में लिख दो इसे बुझा हुआ कोयला, ठीक है, बुझा हुआ कोयला। अब कोयले में कार्बन है, कार्बन से तो क्या बनेगा? ग्रेफाइट बनेगा। और साथ में इसके साथ मिक्स करते हैं हम SiO2। SiO2 क्या होता है? सिलिका। आप इसे सिलिका बोलो या सैंड बोलो, रेत बोलो, है ना। केमिस्ट्री में दोनों ही बात की है, बालू, रेत, सैंड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका बोल दो। इन दोनों का आप मिश्रण बनाओ और इस मिक्सचर को थोड़े से ज्यादा टेंपरेचर पे रख दो। कितना टेंपरेचर? अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रख दो। अब जो बनेगा उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। उसे क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। इसमें नेचुरल ग्रेफाइट जैसे लक्षण आ जाएंगे, लेकिन 100% ग्रेफाइट नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि 100% ग्रेफाइट हो जाए, है ना। अप्रोक्स ग्रेफाइट वाले बनाकर आप एटलीस्ट इसे लुब्रिकेंट के रूप में तो काम में ले सकते हो, लुब्रिकेंट के रूप में तो आप इसे काम में ले सकते हो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बना के। पॉइंट क्लियर है? ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि ग्रेफाइट की बात करते हैं तो पेंसिल में, उसके अलावा मैं न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पढ़ाया था, वो पहले पढ़ा दिया था, बार-बार नहीं पढ़ाऊंगी। आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने के लिए क्या चाहिए? तो कोक का मतलब होता है बुझा हुआ कोयला, साथ में सिलिका, दोनों का मिक्सर बनाओ, 3500 डिग्री सेल्सियस पे रख दो और उस जो बनेगा मटेरियल, जो मिक्सर बनेगा उसमें ग्रेफाइट जैसे कैरेक्टर आ जाएंगे, उसे एटलीस्ट आप लुब्रिकेंट के रूप में तो काम में ले सकते हो। डायमंड बहुत हार्ड होता है। अब बच्चा आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोग मुझे ये बताओ कि डायमंड के अंदर जो चमक होती है वो क्यों होती है? डायमंड इतना ज्यादा शाइन करता है, डायमंड के अंदर चमक होती है, तो ये क्यों होती है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और मैं तो फिजिक्स के टीचर हूं नहीं, मुझे तो फिजिक्स आता भी नहीं है। अब आप बताओगे आपने इतनी फिजिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो तो अभी पता लग जाएगा कि जो डायमंड है उसके अंदर चमक क्यों होती है, इतना चमक होता है यहाँ से। अगर ऐसे शाइन मारेगा, मेरा वाला तो पता नहीं, थोड़ा मुझे लगता है सस्ता ही है, इसमें इतनी चमक नहीं है, लेकिन है, देखो मैं देख पा रही हूँ, इस तरीके से करती हूँ तो चमक मार रहा है ना। किसकी वजह से बता रहे हो? सब बता रहे हैं कि TIR के कारण। बिल्कुल सही, TIR या TRI है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण डायमंड के अंदर शाइनिंग होती है, चमक होती है। मेनली अगर बात करते हैं ना तो चमक किसमें होती है, तो आप बताएंगे बच्चा, आप बताएंगे कि मेनली जो चमक होती है वो होती है मेटल्स में, धातुओं में, जैसे सोना चमकता है, चांदी चमकती है। लेकिन डायमंड तो किससे बना हुआ? कार्बन। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन क्या धातु होती है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायमंड में या कौन सी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, तो आप क्या बताएंगे? डायमंड। किसकी वजह से होता है? टोटल जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण डायमंड के अंदर क्या होती है? चमक होती है बच्चा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे, इसके चमक का रीजन होता है TIR। अब मैं नहीं बताऊंगी, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी वजह से चमक होती है। और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या होता है, और नहीं पढ़ा तो भैया अपने टीचर से पढ़ लीजिएगा। परावर्तन सही लिखा है, गलत लिखा है? सही लिखा है, सही लिखा। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण डायमंड के अंदर चमक होती है, शाइनिंग होती है, और इतनी चमक होती है कि हल्का फुल्का अंधेरे में भी चमक जाता है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये हो गया डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बात। अब जब अगली बात करते हैं तो तीसरा एलोट्रोप डायमंड का कौन सा बनता है? 3 नंबर पे आता है फुलरीन। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, पुष्पा, हाँ फुलरीन। फुलरीन बोलो, या ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बड़ा ही सुंदर सा, बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन। और इन्हीं साइंटिस्ट ने अपने नाम पर इसका नाम रखा था फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन। कैसा दिखता है? 60 कार्बन, इसे बोलते हैं C60, 60 कार्बन फुटबॉल शेप में, फुटबॉल देखिए, फुटबॉल तो देखी होगी ना, फुटबॉल शेप में अरेंज्ड होते हैं, उसे हम फुलरीन कहते हैं। इमेज दिखाते हैं आपको, एक एक करके इमेज दिखाते हैं। थोड़ा सा रुकिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, अपन गूगल क्रोम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं गूगल क्रोम पे इमेज ऑफ फुलरीन। फुलरीन स्ट्रक्चर देखो क्या है, फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये देखो बच्चा, दिख रहा है कार्बन है तो काला दिखना है, फुटबॉल जैसा बना हुआ दिख रहा है, तो 60 कार्बन है। काउंट कर लेना बैठ के, मेरे पास उतना समय नहीं है, आप काउंट कर लेना, है ना। तो 60 कार्बन साफ साफ दिखा हुआ है। ए फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन whose molecule consists of carbon atoms connected by single and double bonds so as to form a closed or partially closed mesh with fused ring and 7 atoms। समझ गया? ये 60 कार्बन इस तरीके से फुटबॉल शेप में अरेंज्ड होते हैं और उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन या हम फुलरीन कहते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं इस फुलरीन के बारे में, कहां यूज होता है बच्चा। इसका सिंपल सा यूज है नैनो बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी में। क्या बनती है? नैनो ट्यूब्स बनती हैं, नैनो ट्यूब्स बनाने में। साथ में आप बताओगे ड्रग डिलीवरी में, ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर में कहीं पर भी कोई एक हैवी मेडिसिन भेजना है, लेकिन वो मुंह से देंगे तो मर जाओगे आप, तो क्या होती है? माइक्रोचिप बनाता है डॉक्टर। डॉक्टर क्या बनाता है? एक छोटा सा चिप बनाता है, माइक्रोचिप। उसके ऊपर वो ड्रग लगाता है, ड्रग का मतलब नशे वाली ड्रग नहीं, हैवी मेडिसिन। उसको लगाया और उस चिप को जिस टारगेट पे पहुंचाना था वहां पे पहुंचा देता है। एक कीमोथेरेपी वगैरह में काम मिलते हैं ऐसे, समझ रहे हैं आप। तो मैंने ये कहा है कि नैनो ट्यूब्स बनाने में या माइक्रोचिप्स बनाने में, ड्रग डिलीवरी में माइक्रोचिप्स बनती हैं, बहुत छोटी छोटी, जिसके ऊपर क्या लगा लिया जाता है? आप बताएंगे क्या बनाया जाता है उसके ऊपर? चिप, जैसे कोई हैवी मेडिसिन है। हाँ अमू शर्मा पूछिए बेटा प्लीज, आप इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। काजल जी, एक क्वेश्चन में डाउट है, अगर कहो तो पूछूं। काजल जी कैसे लगा रहे हैं आप? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए बेटा, जी क्यों लगा रहे हैं बेटा? कह रहे हैं कोई सर्वर भी हो सकते हैं, सॉरी। समझ गए? तो बकमिनिस्टर फुलरीन
क्या होता है, इस तरीके से 60 कार्बन अरेंज्ड होते हैं और वो बनाते हैं, कहां काम आता है, तो ये माइक्रोचिप्स, ड्रग डिलीवरी या नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स बनाने में काम में आता है। ठीक है, हो गया। चलो, अब ये तीनों थे नेचुरल। क्या थे? नेचुरल। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप एक बात बताओ कि ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। सुनो, ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है, इसका रीजन आपको देते हैं बहुत अच्छे से। स्लिपरी का मतलब क्या होता है? फिसलता है। आप ग्रेफाइट को कभी ऐसे करोगे, मैं पेंसिल की नॉब है, आप छीलो, इस पेंसिल को तोड़ो, थोड़ा सा भी टच करोगे तो हल्का सा स्लिपरी फिसलेगा आपके हाथ से, बिल्कुल फिसलेगा। इसका रीजन क्या होता है? सुनो, ग्रेफाइट ना लेयर्स में होता है इस तरीके से। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में ये पहला लेयर है, फिर या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारी लेयर है। मान लो ये आखिरी लेयर है ना, इस तरीके से लेयर होती है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में। तो दो लेयर के बीच में बहुत ही कम वीक फोर्सेस लगते हैं, है ना, दुर्बल बल लगते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, बहुत कमजोर बंध होते हैं दो परत के बीच में। तो जैसे ही आपने ग्रेफाइट को इस तरीके से करा तो बच्चा ग्रेफाइट की लेयर के बीच में जो ये वीक बॉन्ड है, कमजोर बंध है, ये टूट जाएगा और ग्रेफाइट की लेयर की ओवरलैपिंग हो जाएगी। पहला लेयर ऐसे देखो, ऐसे होती है, ऐसे, तो इनके बीच में बॉन्ड टूट जाएगा तो ऐसे ऐसे होने लग जाती है। इसी की वजह से आपको स्लिपरी, है ना, इसीलिए आपको स्लिपरी मतलब चिकना, छूने में चिकनापन आपको महसूस होता है, इसलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट बिल्कुल आपको अमन जी छूने में चिकना लगता है। उसका रीजन यही था कि ग्रेफाइट लेयर्स में होती है, परत में होती है, इसकी संरचना लेयर्स में होती है। और जब लेयर्स में है और इन दोनों लेयर के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? वीक बॉन्ड, कमजोर बंध होते हैं। तो जैसे ही आपने इस तरीके से करा तो ये बंध टूट गए और क्या हो जाएगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होने लग जाएगी ग्रेफाइट की लेयर्स की, और जिसकी वजह से आपको चिकनापन महसूस होता है। ठीक है, चलो, अम्मू शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, कह रहे अरे यार आप मेरी सबसे बेस्ट टीचर हो, इसलिए जी बोलता हूँ। अच्छा, पहली बात तो आप या तो यार बोलिए या जी बोलिए। आप कौन से टीचर को अरे यार ऐसे करके बात करते हैं बेटा? आई थिंक मुझे जिंदगी में कोई ऐसी बायोलॉजी पढ़ा नहीं पाएगा, अगले जन्म का पता नहीं यार। वाह यार, ऐसा लग रहा है कि तुम तो यार एकदम मेरे छोटे बचपन के दोस्त हो ना, इस तरीके से बात कर रहे हो। सही है, आजकल के मॉडर्न स्टूडेंट है भाई, कुछ भी करके बात कर सकते हैं। शायद हम इतने रेस्पेक्ट के लायक नहीं होंगे कि हमें टीचर रेस्पेक्ट की तरह बोले हैं। कुछ हो सकता है आप मुझे टीचर की कैटेगरी में नहीं मानते हैं, लेकिन क्या करें, कोशिश कर रहे हैं हम भी। आइए चलो, तो ये ग्रेफाइट कौन कौन से 3 नेचुरल सब्सटेंस है या नेचुरल एलोट्रोप थे, कौन कौन से? डायमंड, जैसे आप हीरा बोलोगे, ग्रेफाइट पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्लिपरी होता है, लीनियर फॉर्म में आता है, बॉन्ड बता देना, ये सारी चीजें बता देना। और तीसरा होता है फुलरिन। फुलरिन के बारे में ज्यादा बातें नहीं याद रखनी है। अब बच्चा, साइंटिस्ट लोगों ने एक नया एलोट्रोप बनाया, एक आर्टिफिशियल, तो नेचुरल है, नेचर में है, नेचर में प्रेजेंट है ना। चलो, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, आर्टिफिशियल एलोट्रोप किस तरीके से बनता है ना। जब बात करते हैं आर्टिफिशियल वाला एलोट्रोप, चौथा बनाया गया 2000 में, 2000 और 2001 का समय था, और एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम था गिल, है ना, गिल साइंटिस्ट था, और इन्होंने एक नया एलोट्रोप बनाया जिसको दुनिया ने ग्रेफीन नाम से सुना। वो ग्रेफाइट था, ग्रेफीन, हालांकि बना तो ग्रेफाइट से ही है, ग्रेफाइट से ही ग्रेफीन बना है, इसीलिए सिमिलर सा नाम। और इतनी बड़ी रिसर्च के लिए गिल जी को 2010 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और गिल ने क्या बनाया? ग्रेफीन बनाया। और ये बच्चा इतना हार्ड होता है, ये आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस माना गया है। इट इज द आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस। अच्छा, नेचुरल पूछेगा तो क्या बताओगे? डायमंड। डायमंड तो नेचुरल है ना, डायमंड बना थोड़ी सकते हो, डायमंड बना पाओगे तो फिर रोज डायमंड बनाओगे, है ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? मैं ये कह रही हूं कि ये कृत्रिम तरीके से कठोर है, तो कृत्रिम कठोर पदार्थ पूछेगा तो ग्रेफीन करोगे, लेकिन नेचुरल प्राकृतिक कठोर पदार्थ पूछेगा तो डायमंड करोगे। दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। तो आर्टिफिशियल हार्ड पूछा, ग्रेफीन। और ये ग्रेफीन कहां काम में लिया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में ये काम में लिया जाता है। इतना हार्ड होता है कि इससे बंदूक भी आर पार नहीं निकल सकती, इसलिए इसका काम क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में। अभी आपको पता है इंडिया में जितने भी आर्मी सोल्जर्स हैं उनको मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया इंडियन आर्मी के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स दे दी थी। और वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स किसकी बनी हुई थी? इसी ग्रेफीन की बनी हुई है ना। तो याद रखिएगा कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में काम आता है। और रॉकेट वगैरह का जो कवरिंग होता है ना, वो भी बनाया जाता है इससे। रॉकेट उसका कवरिंग वगैरह भी, है ना। ओके अमो शर्मा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा टीचर से ऐसे ना यार वार करके बात मत करा करो, थोड़ा सा अजीब साउंड करता है ना। हाँ, रॉकेट जैकेट भी, रॉकेट जैकेट मतलब क्या हो गया? जो रॉकेट का जो बॉडी वगैरह है उसकी नोब है सबसे ऊपर वाली, तो वो बनाई जाती है इससे। तो ये डायमंड के कार्बन के एलोट्रोप थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो कार्बन नेचुरल तरीके से 3 एलोट्रोप के फॉर्म में हो सकता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। आर्टिफिशियल तरीके से जुगाड़ तो हर चीज का निकल जाता है ना, तो ये जुगाड़ निकालिए आर्टिफिशियल तरीके से, है ना। ये डायमंड की जैकेट बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इतनी महंगी कहां से लाएंगे? तो उसका जुगाड़ ढूंढ डाला, क्या? ग्रेफीन, ग्रेफीन। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि डायमंड कंबाइंड फॉर्म में कहां होता है। डायमंड की कंबाइंड फॉर्म किस तरीके से होती है? तो अब हेडिंग दीजिएगा, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की कंबाइंड फॉर्म कैसी है? कार्बन की संयुक्त अवस्था, कार्बन की संयुक्त अवस्था। कार्बन किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कार्बन का कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। कार्बन को बस मौका चाहिए, कहीं से भी जाकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। कार्बन की संयुक्त अवस्था, कार्बन की संयुक्त अवस्था। कार्बन किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कार्बन का कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। कार्बन को बस मौका चाहिए, कहीं से भी जाकर जुड़ जाएगा। तो कार्बन जब जब कंबाइन होता है, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कर दो, कार्बन को आप कर दो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, हर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा ना। कार्बन से हाइड्रोजन के साथ करो, मीथेन बन जाएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब बन जाएंगे। तो कार्बन में कहीं भी जाके सेट हो जाता है, समझ रहे हो, है ना। और जब बात करते हैं कार्बन की कंबाइंड फॉर्म कौन कौन सी, मतलब कंपाउंड्स, जब जब कंबाइन होगा तो क्या क्रिएट करेगा? कंपाउंड्स बनाएगा। मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि कार्बन के तो 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स हैं, साइंटिस्ट लोगों ने खोज लिए हैं, है ना। तो अब कंपाउंड्स कौन कौन सा बनाएगा? अगर आपने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, कार्बन को कंबाइन करो किसके साथ? अरे भाई, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ो, और जब जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है ना। और सबसे पहला हाइड्रोकार्बन बना CH4। क्या कहते हैं इसे? शायद मैम इसे मीथेन कहते हैं, शायद नहीं, इसे मीथेन ही कहते हैं। आज आया था ना ICAR के एग्जाम का क्वेश्चन, CNG का मेन कंपोनेंट क्या होता है? CNG का मेन कंपोनेंट क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? पहला क्या बन गया? आप बताएंगे बच्चा, पहला कंपाउंड बन गया CH4, मीथेन। अब आप लोग बताओ मीथेन के बारे में क्या क्या जानते हो? जितना जानते हो आप बताओ, जिनका नहीं मानते हो। मैम जी, जब मैं एप्लीकेशन में क्लास लेता हूं तो स्क्रीन शो होते ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शो हो रहा है बेटा स्क्रीन में? स्क्रीन में ही तो क्लास चल रही होगी मेरी।
हाँ जी, मीथेन के बारे में बात करते हैं तो मीथेन को ही कहा जाता है मार्स गैस। इसे क्या बोलते हैं? दलदली गैस। क्यों बोलते हैं मार्स गैस? बिकॉज ये दलदली एरिया में होता है, जहां पर भी थोड़ा बहुत कीचड़ पड़ा है या धान के खेत में पानी भरा है तो धान के खेत में भी मीथेन होती है। इसीलिए बच्चा इसे क्या कहा जाता है? इसे मार्स गैस या दलदली गैस कहा जाता है। ठीक है, मार्स गैस या दलदली गैस कहा जाता है। कीचड़ में या जहां पर भी पानी भरा होता है, थोड़ा सा जहां पर थोड़ा बहुत कीचड़ होता है तो वहां पर क्या बन जाता है? ये मीथेन गैस ही निकलने लग जाती है। और अगला जब मीथेन के बारे में बात करते हैं तो मीथेन बच्चा, मीथेन गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। जो गोबर गैस होती है, जो गोबर से बनती है ना, या उसी को हम बायोगैस बोलते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस में या बायोगैस में सबसे ज्यादा फायर गैस मीथेन। किसने बोला? फायर गैस इज ऑक्सीजन। आकाश, आग ऑक्सीजन लगाता है, ध्यान से सुनो। ठीक है, जब बात करते हैं गोबर गैस में मेन कौन सी गैस है तो गोबर गैस में सबसे ज्यादा या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अच्छा, गोबर गैस कैसे बनती है पता है आपको? गाय भैंस का गोबर लो, एक गड्ढा खोदो, उसके अंदर डाल दो, ऊपर से कवर कर दो, बिल्कुल भी ऑक्सीजन वगैरह मत जाने दो। कुछ दिनों के बाद देखोगे वो गोबर सड़ चुका है और उससे निकलती है बायोगैस, गोबर गैस। और उस गैस में मीथेन मोइन होता है। मीथेन सबसे ज्यादा होता है, इसे मीथेन बोलेंगे। 2 नंबर पे ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2H2। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सबका जो मिक्सचर होता है उसे ही गोबर गैस कहा जाता है। उसे ही गोबर गैस। मीथेन होता है अप्रोक्स 50 to 55% में, और 30 से 35% में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन अप्रोक्स 7.5% में, हाइड्रोजन गैस 2.5% में। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? मीथेन है, सबसे ज्यादा मीथेन है। और एक बात बताऊं, गोबर गैस इज ए स्मोक फ्री गैस। स्मोक फ्री गैस है, इससे कोई धुआं नहीं आता है, ये धुआं रहित गैस होती है, धुआं नहीं छोड़ती है बच्चा। ये तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेना कि कौन सी गैस धुआं रहित गैस होती है, स्मोक फ्री गैस कौन सी होती है, तो बताइएगा गोबर गैस होता है ना। गाँव में बनाते हैं आजकल, बड़ा बायोगैस का प्लांट लगाते हैं लोग, बड़ी कमाई कर रहे हैं, है ना। तो सही है, ये अच्छा है, अच्छी चीज बना रहे हैं। चलो अगली बात करते हैं नेक्स्ट मीथेन के बारे में। मीथेन जो है जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से, जुगाली करते हैं ना जानवर, ऐसे खाना खाने के बाद करते हैं जुगाली कि नहीं करते हैं? तो जुगाली करते हैं, तो जुगाली करने में इंग्लिश में जुगाली करने को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मेरी इतनी इंग्लिश तो सही नहीं है ना। ठीक है, तो जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से भी क्या निकलता है? आप लोग बताओ जरा, जुगाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीथेन ज्यादा होता है। गाय और भैंस का जो फ्रेश बायोमास होता है, गोबर, ताजा गोबर जो होता है, फ्रेश बायोमास है ना, उस ताजा गोबर के अंदर भी क्या होता है? मीथेन ज्यादा होता है, CH4 ज्यादा होता है ना। तो जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनमें भी क्या होता है? मीथेन ज्यादा निकलता है। और जो गोबर गैस होती है, जो गोबर होता है ना, फ्रेश गोबर, उसके अंदर तो क्या है? मीथेन अप्रोक्स 90% होती है ना। चलो ये बात याद रखेंगे। चू करना तो अलग होता है बच्चा, चबाना होता है पेन की। वो तो जुगाली करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बताओ मुझे। पता है, मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही हूं, बताऊंगी नहीं मैं, मुझे मालूम है क्या कहते हैं लेकिन बताऊंगी नहीं मैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मीथेन के बारे में, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे मीथेन के बारे में। आज तो बहुत थक गए भैया, सुबह से क्लास ले रहे हैं 11 बजे से। अगली क्लास में बात करेंगे मीथेन के कंपाउंड्स भी पढ़ाएंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में बताएंगे, है ना, सारी चीजें कल बताएंगे बस।